चलिए देखिए, इसके पहले हम लोग नाभिक की संरचना की बात किए थे ना। नाभिक क्या होता है, नाभिक की संरचना क्या होती है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। न्यूट्रॉन के गुण क्या होते हैं, न्यूट्रॉन का उपयोग क्या होता है। ठीक है, आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे। तो हेडिंग लगा लें, न्यूट्रॉन की खोज। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। देखो, ओहो, ये उम्र में ऐसा ना कर लो। ये देखो, न्यूट्रॉन की खोज होता कैसे किया गया था, किसने किया था, पता है आपको? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? हाँ, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, कैसे किया था? एक तत्व होता है पोलोनियम। आप जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक तत्व आएगा पोलोनियम, जिसका प्रतीक है PO, ऐसे लिखा होगा। इसको बोलते हैं पोलोनियम। पोलोनियम से चैडविक ने क्या किया? अल्फा कण को उत्सर्जित किया। ठीक है, अल्फा कण को, और उस अल्फा कण को उत्सर्जित करके बरेलियम जो तत्व है उससे उसको टकराने दिया। हाँ, बरेलियम BE। मान लीजिए, देखो इधर से, ये एक बरेलियम का परमाणु है, ठीक, और यहां से ये पोलोनियम का अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। ये अल्फा कण ये उत्सर्जित कर रहा है ऐसे, ये अल्फा कण है, और ये अल्फा कण जब इस बेरिलियम धातु से टकराते हैं तो फिर इनको पार करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, और ये तीव्र किरण है, जो यहां से किरण निकलती है अल्फा के टकराने के बाद, जो यहां से किरण निकलती है वो बहुत अधिक गति के साथ होती है, और जब ये अधिक गति के साथ आगे निकलती है तो सामने इन्होंने क्या किया? पैराफिन मोम रख दिया। पैराफिन मोम, ठीक है, उस मोम से जब ये किरण गुजरती है तो इसकी स्पीड हो जाती है कम। ठीक है, इसकी स्पीड हो जाती है कम, और जब स्पीड कम हो जाती है तब हम उस कण के विषय में अध्ययन कर पाते हैं। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो देखा कि ये ऐसा कण है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या है? बराबर है। तो इस कण का नाम चैडविक ने क्या रखा? न्यूट्रॉन, क्योंकि उस पर कोई आवेश था नहीं, वो न्यूट्रल था, तो उसी शब्द से उसने उसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्या किया था? ध्यान से सुनिए, पोलोनियम से अल्फा कण को उत्सर्जित करके बेरिलियम धातु पे टकराने दिया। ठीक है, जिससे तीव्र गति से किरणें निकलती हैं और ये पैराफिन मोम से टकराती हैं। ठीक है, पैराफिन मोम के बाद इन कणों का जब उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, तो देखा कि इस कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है और इस पर कोई आवेश नहीं है। तो उन्होंने इस कण का नाम न्यूट्रॉन रख दिया कि ये कण क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है ना? तो अगर कोई प्रश्न करे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो क्या कहोगे? चैडविक ने की। कैसे की? तो ये जो चीजें हमने अभी आपको बताई है, ऐसे आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब बात आती है, सर पैराफिन मोम का यूज क्यों किया गया? पैराफिन मोम क्या कर रहा था? देखिए, पैराफिन जो मोम है एक मंदक के रूप में काम करता है। मंदक का मतलब स्पीड को कम कर देना। जो बेरिलियम के बाद किरणें निकली तीव्र वेग से, वो किरणें न्यूट्रॉन ही थी, लेकिन उनका स्पीड ज्यादा था, जिसका अध्ययन कर पाना संभव था।
तो उन्होंने उसके स्पीड को धीमा करने के लिए पैराफिन मोम लगा दिया। और पैराफिन मोम मंदक है, उनके स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो उसका अध्ययन करने में उनको सुविधा हो गई और आसानी से उन्होंने उसका अध्ययन करके बता दिया कि ये कण क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर वो कण तीव्र गति से निकलता तो फिर वो अध्ययन नहीं कर पाते, उस कण के विषय में कुछ भी बताने में असमर्थ हो जाते। तो नोट करें, लिखें, चैडविक ने पोलोनियम से उत्सर्जित अल्फा किरणों को बेरिलियम धातु के टुकड़े से टकराने दिया। ठीक है, ध्यान रखना, चैडविक ने क्या किया, पोलोनियम से उत्सर्जित अल्फा किरणों को बेरिलियम धातु के टुकड़े से टकराने दिया, जिससे निकलने वाली तीव्र किरणों को पैराफिन मोम से टकराने दिया गया। ठीक है, जब बेरिलियम धातु से अल्फा किरणें टकरा गई, ठीक है, उसके बाद क्या किया, उन किरणों को पैराफिन मोम से क्या किया, टकराने दिया। अब आपको हमने पहले ही बता दिया पैराफिन मोम का यूज क्यों किया था उसने, केवल उन किरणों के स्पीड को कम करने के लिए, ताकि उसके विषय में वो अच्छे से अध्ययन कर सके, और कोई मतलब नहीं था पैराफिन का। ठीक है, तो दो काम किया इन्होंने, एक पोलोनियम से अल्फा कण को उत्सर्जित किया और बेरिलियम धातु के टुकड़े से टकराने दिया, और फिर उससे जो किरणें निकली वो तीव्र गति से निकली और उन किरणों को पैराफिन मोम से टकराने दिया गया। ठीक है, इसके बाद उत्सर्जित किरणों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि ये किरणें ऐसे कणों से बनी हैं जिसका द्रव्यमान
जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। ठीक है, ज्ञात हुआ कि ये किरणें ऐसे कणों से बनी है जिनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या था, बराबर था, या बराबर है भी लिख सकते हैं, बराबर है। ठीक है, तथा इन कणों पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। इसलिए चैडविक ने इस कण का नाम न्यूट्रॉन रखा। ठीक है जी, इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। क्या किया गया था, पोलोनियम से अल्फा कण को उत्सर्जित करके बेरिलियम धातु के टुकड़े से टकराया गया और वहां से जो तीव्र गति से किरणें निकली उनको पैराफिन मोम से टकराने दिया गया। फिर उनसे निकलने वाली किरणों का अध्ययन किया गया और जब अध्ययन किया गया तो पता यह चला कि ये किरणें ऐसे कण से बनी हैं जिनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है और इन कणों पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। तो चैडविक ने ऐसे कण का नाम क्या बता दिया, न्यूट्रॉन, कि ये कण क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो नोट कर लिए इसको। क्लियर हो गया सभी का। अब देखना, पोलोनियम से अल्फा कण को निकाला गया। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, सभी को पता है, ये होता है ना, ये अल्फा कण है। इसको टकराने दिया गया किससे, बेरिलियम से, Be, जिसका परमाणु क्रमांक 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और परमाणु क्रमांक 9। जैसे ही अल्फा कण इस बेरिलियम से टकराया तो ध्यान देना, हुआ क्या, 2 और 4 6। तो यहां पर एक ऐसा तत्व बना जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और 6 किसका होता है, कार्बन का, यानी कार्बन में बदल गया बेरिलियम। ठीक है, 9 4 13, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो कार्बन बन गया। साथ में एक ऐसा कण निकला ऐसे, ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं था, ये वाला देखो, 12 और 1 हो गया ना, 9 4 6 0 6 2 4 बराबर है ना। इसी कण का नाम क्या बताया था उसने, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहीं भी लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और ये क्या है जी, कार्बन, और ये बेरिलियम, बेरियम भी बोलते हैं, और ये है अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है ना, उसको ऐसे ही लिखा जाता है अल्फा कण को। अगर प्रतीक में अल्फा कण लिखना उसका सिंबल, तो सिंबल तो ऐसे है, लेकिन अगर उसको रासायनिक भाषा में दिखाना हो अल्फा कण को तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, HE,
2 4। ठीक, तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे वो है न्यूट्रॉन के गुण। इनके गुण क्या क्या हैं न्यूट्रॉन के? इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनके गुण देखिए क्या क्या है। पहला गुण यही है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग, पहला गुण। तो नोट करें, नंबर 1, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, पहला गुण। दूसरा गुण देखें इसका, दूसरा गुण यह है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और आवेश न होने का सबसे बड़ा जो इसका गुण है वो ये है कि न तो ये विद्युत क्षेत्र और न तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसी में विक्षेपित नहीं होगा। अगर इस पे चार्ज होता तो विद्युत क्षेत्र में भी विक्षेपित होता, चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होता, लेकिन इस पर कोई चार्ज न होने से ये सीधे गति करता है, इधर उधर कहीं भी मुड़ेगा नहीं। तो दूसरा गुण लिखें, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश न होने के कारण यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, नहीं होता है। ध्यान देना, अगर कोई प्रश्न करे कि अल्फा कण न्यूट्रॉन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित क्यों नहीं होता है, तो उसका एक ही कारण है, और वो कारण है उस पर कोई आवेश न होना। यही इसी कारण वो न तो विद्युत क्षेत्र न चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ठीक है, तीसरा इसका जो गुण है वो उसको देखिए। तीसरा गुण है कि न्यूट्रॉन जो है पर आवेश न होने के कारण है, और तीसरा गुण है न्यूट्रॉन पर आवेश न होने के कारण अगर इसे किसी गैस से गुजारा जाए तो गैस को ये आयनित नहीं करेगा। आयनित का मतलब गैस के जो परमाणु हैं वो आयन में नहीं बदलेंगे। अगर अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, गामा कह रहे हैं, बीटा किरण, अगर इनको आप किसी गैस से गुजारेंगे ना तो ये तुरंत उस गैस को क्या करेंगे, आयनित कर देंगे, उनको आयन में बदल देंगे। अगर हाइड्रोजन गैस होगा तो हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस होगा तो ऑक्सीजन आयन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पर क्या होते हैं, आवेश होते हैं, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए अगर आप उसको गैस से गुजारोगे तो उस गैस के परमाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गैस अपने मूल स्थिति में ही रहेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो गुण है उसको नोट करें, न्यूट्रॉन पर
आवेश न होने के कारण यह किसी भी गैस को आयनित नहीं करता है, किसी भी गैस को ये आयन में नहीं बदलेगा। हो गया? 3 गुण आपको समझ में आ गए। चौथा गुण समझिए इसका। चौथा गुण यह है कि न्यूट्रॉन जब तक परमाणु के नाभिक में होता है, सबको पता है कि न्यूट्रॉन कहां होता है, कहां होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। तो जब तक ये परमाणु के नाभिक में होगा न्यूट्रॉन, तब तक न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। ठीक है? कोई रिएक्शन नहीं करेगा, किसी चीज में टूटेगा नहीं। लेकिन जब यही न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक से बाहर आ जाता है और मुक्त अवस्था में हो जाता है, तब ये अस्थायी हो जाता है। और जब अस्थायी होगा तो ये करेगा क्या? ये क्या करता है? बीटा कण को त्यागता है और एक एंटी न्यूट्रिनो को त्याग करके सीधे किस में बदल जाता है? प्रोटॉन में। ध्यान से सुनना, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अस्थायी अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे वो नाभिक से बाहर होता है तो बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो एक अलग कण है, इन दोनों को निकाल करके सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन में। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है बाहर, और अंदर ऐसा नहीं, अंदर अस्थायी रहता है, न्यूट्रॉन के ही रूप में रहेगा। ठीक है? तो नोट करें, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अस्थायी अवस्था में होता है, परंतु नाभिक के बाहर यह अस्थायी रूप से बीटा कण तथा एक अन्य कण एंटी न्यूट्रिनो को त्याग कर किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटॉन में। प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है? ध्यान देना, प्रोटॉन में कैसे हो जा रहा है। देखो, न्यूट्रॉन तो ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे, इसी को न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन ये इस रूप में कहां रहता है? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर जब तक ये रहेगा तो ये इसी रूप में रहेगा, कुछ नहीं करेगा, बहुत शांत स्वभाव से रहेगा। लेकिन जैसे नाभिक से बाहर होगा तब ये खुरपाती करना शुरू कर देगा। जैसे आप लोग हो, घर पे रहते हो, मम्मी पापा के डर से कुछ नहीं, बहुत साधु रहते हो, बाहर आते अपना एक्टिविटी शो कर देते हो, तो वैसे ये है। देखिए, अब ये देखिए काम कर रहा है, ये बनाता है प्रोटॉन 1H1। प्रोटॉन को ऐसे दिखाया जाता है, ये प्रोटॉन है 1H1। ठीक है? इसी को प्रोटियम भी कहते हैं। हाइड्रोजन का ये समस्थानिक में आता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है, प्लस एक बीटा कण दिखा है ना, एक बीटा कण तथा एक अन्य कण एंटी न्यूट्रिनो। तो यहां बीटा कण भी ये निकालेगा। बीटा कण ऐसे होता है, यहां पर होता है माइनस और यहां पे होता है 0। बीटा कण का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे होता है, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो ऐसे होता है ये। ठीक, अब ध्यान देना, देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 1 और 0 क्या हो जाएगा बैलेंस है ना। तो इस तरह से न्यूट्रॉन बाहर जब आता है तो किस में बदल गया, प्रोटॉन में। और प्रोटॉन में बदलने के लिए किया गया, एक बीटा कण निकाला, बीटा कण, और एक क्या निकाला, एंटी न्यूट्रिनो ये। और इस तरह से ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए इसको। दिख नहीं रहा, देखो इधर, देखो पांचवा गुण समझिए इसका। न्यूट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु के नाभिक के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन पे धन आवेश होता, तो आप सभी को पता है हर परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। तो अगर न्यूट्रॉन पे धन आवेश होता और वो न्यूट्रॉन किसी परमाणु से टकराता, तो उस परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देता, क्योंकि समान चार्ज होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर न्यूट्रॉन पर ऋण आवेश होता, तो वो नाभिक न्यूट्रॉन को अपनी ओर क्या करता, खींच लेता। समझ में आएगा। लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए कोई भी परमाणु का नाभिक न तो उसे आकर्षित कर पाता है, न प्रतिकर्षित कर पाता है। और जब आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रॉन उस परमाणु को अंदर तक बेध सकता है। बेधने का मतलब अगर यूं समझें, छेद सकता है। समझ में आ गई बात, अंदर तक उसके जा सकता है वो। इसलिए कहा जाता है इसकी बेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये मुड़ेगा नहीं इधर उधर, सीधे जाएगा, क्योंकि इसको ना तो कोई आकर्षित कर सकता न तो प्रतिकर्षित कर सकता। ठीक है, आकर्षित प्रतिकर्षित कौन होता है? अगर एक लड़का है रोड पे जा रहा है, चिकिर चिकिर रेहर रेहर देख रहा है, तो वो आकर्षित प्रतिकर्षित हो रहा है। लेकिन जब कोनो ऐसा बहिर है, कुछ सुन ही नहीं रहा है, एकदम सूर से जा रहा है, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ये सूरदास की तरह है, ये किसी भी न्यूक्लियस के द्वारा न तो अट्रैक्ट होगा और न तो रिपल होगा। ठीक है, एकदम सीधे जाएगा और सामने जो पड़ेगा उसको बेधते चला जाएगा। समझ में आ गया? तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो यही है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश न होने से यह किसी भी परमाणु के नाभिक द्वारा न तो आकर्षित और न ही प्रतिकर्षित हो सकता है। इसलिए न्यूट्रॉन किसी भी
परमाणु को अंदर तक भेद सकता है। ठीक है, इसलिए ये किसी भी परमाणु को अंदर तक भेद सकता है। हो गया जी। तो ये सब थे न्यूट्रॉन के गुण। ठीक, अब जो हम बात करेंगे वो है न्यूट्रॉन का उपयोग। न्यूट्रॉन का उपयोग, क्या क्या इसका उपयोग होता है न्यूट्रॉन का। तो उपयोग में आते हैं चलिए अब लिखें न्यूट्रॉन का उपयोग। देखो जी, क्या इसका उपयोग है। इसका पहला उपयोग ध्यान से सुनना, कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ बनाने में। रेडियो एक्टिव आगे आपको मिलेगा। ठीक है, एक टॉपिक आपका आएगा रेडियो एक्टिविता। ठीक, होता क्या है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आप रेडियो एक्टिव किरणों को निकालते रहते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। ऐसे किरणों को ये पदार्थ अपने आप उत्सर्जित करते रहते हैं। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है, ये कृत्रिम विधि द्वारा, आर्टिफिशियली मेथड के द्वारा, ठीक है, किसी पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ में बदलता है। तो जब हम कृत्रिम विधि द्वारा इसका यूज करके कृत्रिम रेडियो एक्टिव बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसके अंदर रेडियोएक्टिविटी का गुण नहीं है, वो अपने अंदर से स्वतः वेधी किरणों को नहीं निकाल सकता। हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से उसको टकरा देते हैं। अब न्यूट्रॉन के टकराने से उसके अंदर रेडियोएक्टिविटी का गुण आ जाता है और वो कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी कहलाने लगता है। जबकि अगर प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, जैसे पोलोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ये अपने आप, इनको न्यूट्रॉन से टकराने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप रिएक्शन इनका चालू हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये सब बहुत डेंजरस होते हैं। और आपके पास कोई ऐसा है जिसके पास ये गुण नहीं है, आप उससे न्यूट्रॉन से क्रिया करा दो, उसके अंदर वो गुण आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब उसके अंदर वो गुण आ जाएगा तो क्या है, कृत्रिम विधि द्वारा हुआ है ना, आर्टिफिशियली मेथड से हुआ है, मानव ने कराया है उसको। और पोलोनियम, थोरियम को मानव ने नहीं कराया, उसको प्रकृति ने किया। तो उसको हम कृत्रिम रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हम बनाएंगे न्यूट्रॉन के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो न्यूट्रॉन का प्रयोग कृत्रिम रेडियोएक्टिव पदार्थ बनाने में किया जाता है, पहला उपयोग। क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन के द्वारा कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ बनाए जाते हैं। या यूं कहें, न्यूट्रॉन के द्वारा कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी का गुण विकसित किया जाता है, न्यूट्रॉन के ही द्वारा। दूसरा जो इसका यूज है वो है कैंसर के उपचार में। कैंसर जो बीमारी आप लोग जानते हो ना, उसके भी उपचार में न्यूट्रॉन का ही यूज होता है। हाँ, दूसरा बहुत बड़ा इसका योगदान है ये।
लिखेंगे कैंसर के उपचार में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग है वो है नाभिकीय विखंडन में। नाम सुना होगा आपने, नाभिकीय विखंडन। परमाणुओं के नाभिक को तोड़ने में भी न्यूट्रॉन का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं है, और जब कोई आवेश नहीं है तो किसी नाभिक द्वारा न तो ये आकर्षित होगा न तो अगर इसको नाभिक के तरफ बौछार कराएंगे तो ये नाभिक से टकराएगा। अगर अल्फा कण को बीटा कण को भेजेंगे तो अल्फा बीटा कण नाभिक द्वारा या तो आकर्षित हो जाएंगे या तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, तो वो नहीं टकरा पाएंगे। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, ये सीधे जाके नाभिक को हिट कर देगा, और जब नाभिक को हिट करेगा तो नाभिक क्या होगा? टूट जाएगा। इसी को बोलते हैं विखंडन। ठीक है, तो नाभिक के विखंडन क्रिया में भी न्यूट्रॉन का ही प्रयोग होता है। आगे ये भी आपको मिलेगा, नाभिकीय विखंडन क्रिया। यहां लिखें नाभिकीय विखंडन क्रिया में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है न्यूट्रॉन के उपयोग हैं। यहां पर न्यूट्रॉन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, जिसे हम बोलते हैं तापीय न्यूट्रॉन। तो हेडिंग लगा लें, तापीय न्यूट्रॉन। क्या होता है तापीय न्यूट्रॉन? किसे कहते हैं तापीय न्यूट्रॉन? हाँ, ध्यान से सुनना। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो पैराफीन मोम होता है वो मंदक के रूप में काम होता है। कहीं भी अगर तेजी से न्यूट्रॉन गति कर रहा है और आप चाहते हो कि इसकी स्पीड कम हो जाए, तो आप चाहे ग्रेफाइट की छड़ यूज करिए, चाहे गर्म जल यूज करिए, या पैराफीन मोम यूज करिए। ये तीनों मंदक होते हैं न्यूट्रॉन के गति को धीमा करने के लिए। ठीक है, आगे इनका फिर हम पढ़ेंगे, जब नाभिकीय रिएक्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मंदक क्या होता है। मंदक का मतलब जो न्यूट्रॉन के गति को मंद कर दे, धीमा कर दे। तो ये तीन है, एक है पैराफीन मोम, एक है ग्रेफाइट, और एक है गर्म जल। ठीक है, तो यहां पर चैडविक ने पैराफीन मोम का ही इस्तेमाल किया था न्यूट्रॉन उस किरण की गति को धीमा करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये पैराफीन मोम है, एक मंदक है। ठीक, और न्यूट्रॉन आके इससे टकराया, तो जब न्यूट्रॉन इस मंदक पदार्थ से टकराएगा तो अपनी ऊर्जा मंदक पदार्थ के अणुओं को देगा। न्यूट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे घटेगी, मंदक की अणुओं की ऊर्जा धीरे धीरे, एक समय आएगा दोनों के ताप क्या होंगे? दोनों की ऊर्जा बराबर हो जाएगी, यानी दोनों तापीय साम्य आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रॉन को हम क्या कहेंगे? समझ में आ गई बात? तो लिखें जब न्यूट्रॉन किसी मंदक और मंदक आप समझ रहे हो ना, मंदक का मतलब पैराफीन मोम, गर्म जल, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब क्या है? मंदक है। तो जब न्यूट्रॉन किसी मंदक पदार्थ से क्या करता है? टकराता है,
टकराता है तो अपनी ऊर्जा उस मंदक पदार्थ के अणुओं को दे देता है, जिससे मंदक पदार्थ के अणुओं का ताप बढ़ने लगता है तथा न्यूट्रॉन का ताप घटने लगता है। जब दोनों के ताप समान हो जाते हैं तो न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे? तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं जब दोनों के ताप क्या हो? समान हो जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया तापीय न्यूट्रॉन से आप क्या समझते हैं। तो जब न्यूट्रॉन किसी मंदक पदार्थ से टकराएगा तो अपनी ऊर्जा उस मंदक पदार्थ के अणु को दे देगा, जिससे मंदक पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा यानी ताप बढ़ने लगेगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन का ताप घटने लगेगा। एक समय आएगा दोनों के ताप क्या हो जाएंगे? बराबर। ऐसे कंडीशन में उस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? तापीय न्यूट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो ये आज का क्लास आपका ओवर हो गया, फिर कल मिलेंगे।